मेरे साथ उपस्थित लोकसभा में मेरे साथी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री अशोक कुमार रावत जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और ऊर्जावान हमारे विधायक और हमारे सहयोगी रामकृष्ण भार्गव जी जो आपके प्रत्याशी, हमारे शेष नारायण मिश्रा जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राकेश सिंह जी पूर्व एमएलसी, हमारी श्रीमती मुनेन्द्र अवस्थी जी ब्लॉक की प्रमुख, श्री रामकिंकर पांडे जी ब्लॉक के प्रमुख, श्री नैमिष रत्न तिवारी जी जिला के उपाध्यक्ष और संचालक, श्री रोहित सिंह जी जिला महामंत्री, केपी सिंह जी मंडल के अध्यक्ष, श्री देवेंद्रानंद जी नैमिष पीठ, श्री संतोष दास खाकी जी महंत जी, श्री डगराहा बाबा जी, श्री काजू प्रधान जी यहाँ के प्रधान, सम्मानित मंच और यहाँ मिश्रिक में एकत्र आए हमारे सभी वरिष्ठ देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथी और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो अनेक कारणों से पवित्र है और क्रांतिकारी भूमि भी रही है। ऐसे भूमि को मैं नमन करता हूं। सभी तीर्थों का राजा कहे जाने वाले स्थान को मैं नमन करता हूं, पुण्य भूमि को नमन करता हूं। ये वीर भूमि भी है। यहां आऊं और कैप्टन मनोज पांडे जी जो परमवीर चक्र जिन्होंने लिया वो इसी धरती से थे। ऐसे वीर सपूत को भी नमन करते हुए इस क्रांतिकारी भूमि को मैं नमन करता हूं और प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। आप सब लोग अपने अपने तरीके से अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए आतुर हैं और हर तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं। मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि चुनाव के दिनों में सभी लोग, सभी नेता, सभी पार्टी अपने अपने तरीके से अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करती है। मतदाता के लिए दिक्कत की बात यह हो जाती है किसकी बात सुने, किसकी ना सुने, किसको सच्चा माने, किसको सच्चा ना माने। मैं हमेशा सब लोगों को एक बात कहता हूं कि देखो, आगे जो कहता है कि मैं ये करूंगा या जो पार्टी कहती है मैं ये करूंगा, उसके आधार पर किसी को मत आधार बना करके चुनो। हमेशा किसी को चुनना है, चाहे नेता है चाहे पार्टी है, तो एक ही आधार होना चाहिए और वो आधार है कि उस पार्टी ने पीछे क्या किया है वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको हमको समझना चाहिए। जो उसने पीछे किया है वही तय करेगा कि आगे क्या करेगा। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है वो आगे भी अच्छा काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मुझे बताया गया कि भार्गव जी अभी जब भाषण दे रहे थे मेरे पीछे से, तो इन्होंने आपके सामने खाका खींचा। क्या इन्होंने किया है, क्या किया है और क्या करेंगे। ये रिपोर्ट कार्ड रखने का दम किसी राजनीतिक दल में नहीं है। ये दम है तो भारतीय जनता पार्टी में। अभी मेरे से कह रहे थे 40 साल में मेरे ऊपर कोई थाने में मुकदमा नहीं है। थाने में मुकदमा तो उनका होता है, उनका
उनका होता है, वो तो बिना मुकदमे के होते ही नहीं है। मित्रों, दूसरी बात, ये विचारों की पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए कटिबद्ध है। बाकी सब पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां हैं। अपने परिवार से बाहर उनका ना विकास है, ना उनकी सोच है, ना उनकी समझ है। आज देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये परिवार वाली पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टी। और मुझे ये गौरव होता है कि मैं ये कह सकता हूं कि हां, राष्ट्रीय पार्टी अगर है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टी हो गई है या परिवार की पार्टी हो गई। आप कहोगे ये क्या कह रहा है? मैं आपके सामने भारत का नक्शा रख देता हूं। चलिए, जम्मू कश्मीर, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों ही परिवार की पार्टियां हैं। चलिए आगे नीचे आइए, लोकदल हरियाणा में परिवार की पार्टी। चलिए आप जरा उत्तर प्रदेश आ जाइए, समाजवादी पार्टी, पार्टी ही परिवार की ही पार्टी है, परिवार के बाहर कुछ नहीं है। बाकी झाल माल बजाओ, वो परिवार की पार्टी। आप देखिए, बंगाल चले जाइए, टीएमसी परिवार की पार्टी। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, वाईएसआर और टीडीपी दोनों परिवार की पार्टी। आप तेलंगाना चले जाइए, केसीआर परिवार की पार्टी। आप तमिलनाडु चले जाइए, डीएमके परिवार की पार्टी। आप महाराष्ट्र चले जाइए, एनसीपी और शिवसेना परिवार की पार्टी। ये भारतीय, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न ये राष्ट्रीय रह गई है, न ये भारतीय रह गई है। राष्ट्रीय इसलिए नहीं रह गई क्योंकि राष्ट्र में हर जगह रही नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल है आपको मालूम है। और भारतीय भी नहीं रह गई है, सोच तो कहीं और है। और अब ये भाई बहन की पार्टी रह गई, इससे ज्यादा ये भी पार्टी नहीं रह गई। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो छाती ठोक करके कह सकती है, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। और कोई पार्टी नहीं कह सकती। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, इस चुनाव में भार्गव जी को चुनाव जिताना है, लेकिन भार्गव जी को विधानसभा में भेजना है, यही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि इनके माध्यम से मिश्री की तस्वीर बदले, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदले। इसके लिए हमको इनको भेजना है। क्योंकि जब मैं ये कहता हूं तो हमारा कहना भी आप समझिए, हम गरीबों की चिंता करते हैं, वंचितों की चिंता करते हैं, पिछड़ों की चिंता करते हैं। समाज के पायदान पर अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है, जिसको किसी ने अभी तक नहीं पूछा, उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी और हमारे नेता, हमारी नीति महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हमारे नेता, हमारी नीति युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए काम करती है और समाज को साथ लेकर के चलती है। बाकी सारी पार्टियां या तो वंशवाद या क्षेत्रीयवाद और जातिवाद से, दंश से ग्रसित पार्टियां हैं। ये हमारी पार्टी है जो इस मंत्र को लेकर के चलती है, मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, जनधन में खाते खुले 45 करोड़ खाते खुले। कभी किसी से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? कभी किसी से पूछा तुम्हारा धर्म क्या है? कभी मोदी जी ने पूछ करके पैसा जमा कराया खाते में कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? सभी लोगों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो
आयुष्मान भारत हो या कोरोना के संक्रमण में 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में 500 रुपए पहुंचाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। यह बिना धर्म को ध्यान में रखे, बिना जाति को ध्यान में रखे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री आवास योजना, पक्का घर, झोपड़ी से निकलो, पक्के घर में जाओ। और कितना पीछे 1,76,00,000 घर बने हैं। उत्तर प्रदेश में 42 लाख घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और मिश्रिक में 2 लाख घर बने हैं पक्के, 2 लाख घर। कभी किसी से जाति पूछी, कभी किसी से धर्म पूछा, और क्या बना के दिया? रहने के लिए अलग कमरा, शौचालय अलग, रसोई घर अलग, गैस का कनेक्शन अलग, बाहर अहाता और टेरेस अलग, और सबसे बड़ी बात कि घर का मालिक मालिक नहीं, घर का मालिक मालकिनी होगी। मलकिनी महिला सशक्तिकरण किया तो मोदी जी ने किया। यह भी हमारी बहनों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, आज से 2016-17 के पहले बताइए किसी गरीब आदमी के घर में अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसका घर बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? जमीन बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? आप भार्गव जी के पास जाते थे, भैया मेरे योगी जी से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ दिला दो, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिला दो। अब मोदी जी ने हर साल गरीब आदमी के लिए 5 करोड़ लोग हैं और 5 करोड़ परिवार को उसमें 50 करोड़ लोग हैं और 50 करोड़ लोग में 6 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं जिनको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ की सुविधा मिल रही है। 5 लाख, और हर साल मिल रही है, हर साल। और ये भी ध्यान में रखिए कि भगवान न करे लेकिन किसी मिश्रिक के व्यक्ति को कैंसर हो जाए और वो अपना इलाज जाकर के टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में कराए तो मोदी जी मिश्रिक पैसा नहीं भेजेंगे या मिश्रिक से पैसा नहीं जाएगा, सीधे दिल्ली से मुंबई उस हॉस्पिटल में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा। यह भी हमको याद रखना चाहिए, यह भी हमको समझना चाहिए। अशोक रावत जी जानते हैं, सांसद रहे, उनको मालूम है किस तरीके से आज दुनिया बदली है। उसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, मित्रों मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ये गांधी जी ने स्वच्छता की बात चलाई थी, गांधी जी ने। उसके बाद जितने भी गांधी आए ना, गांधी नाम लेकर के, एक ने भी स्वच्छता की बात नहीं की। 2014 में मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे और हम बहनों को मुक्ति दिलाएंगे। उस समय ये कांग्रेसी मित्र, ये सपाई मित्र, जो नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, इन्होंने मोदी जी की खिल्ली उड़ाई, मखौल उड़ाया कि भारत का प्रधानमंत्री सफाई अभियान की बात लाल किले के प्राचीर से करता है। लेकिन मित्रों आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी ने इसी योजना के तहत, जिसे हम स्वच्छता अभियान कहते हैं, 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इससे पहले क्या था? महिलाएं अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए झुंड बनाकर सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद वह गांव में, खेतों में जाती थी, सड़कों पर जाती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? आज 11 करोड़ बहनों को, यानी भारत आजाद हुआ था, हमारी बहनें आजाद नहीं हुई थी, 11 करोड़ माताओं को इज्जत दिया शौचालय बना करके, 11 करोड़ बच्चों को इज्जत के साथ घर में रह करके अपने नित्य क्रम से फुर्सत पाने के लिए रुखसत पाने की व्यवस्था की गई। और उत्तर प्रदेश में भी 1,95,00,000
यानी 2 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना में घर घर बिजली, भार्गव जी ने बहुत बड़ा काम किया है उसमें। आज मिश्रिक 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है, 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया है। ये आप याद करें। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, आंकड़े लिख कर लाया हूं। ये बीजेपी है जो बात करती है तथ्यों के आधार पर करती है, इधर उधर की बात नहीं रखती। उसी तरीके से अगर हम देखें तो उज्ज्वला योजना में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन बहनों को मिला। पहले क्या होता था, अब आपके यहां मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहां गोईठा बोलते हैं। गोबर को इकट्ठा करते हैं और गोईठा बनाते हैं, कंडा बनाते थे और कंडे से चूल्हा जलाते थे और उससे रोटी पकाते थे। क्या ये सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आजकल माताएं बहनों के हाथ में लाइटर है, एक बार कटक से दबाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला करके पूछती हैं, अब क्यों बैठे हो, जाओ काम पर जाओ, काम में लगो। चाय पिलाई। अगर पतिदेव बोलता है कि भोजन करना बाकी है तो आधे घंटे में भोजन करा करके उनको विदा करती हैं, रुखसत करती हैं, काम में भेजती हैं। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई। ये मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण किया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। आज 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गए। लखनऊ में अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल गई। आयुष की मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम चल पड़ा। एयरपोर्ट्स का काम चल पड़ा। एक्सप्रेस वे का काम चल पड़ा। जहां देखो हाईवे, जिस सड़क को देखो हाईवे। कभी उत्तर प्रदेश सुनता था कि हाईवे होगा? एक जीटी रोड होती थी, शेर सिंह मार्ग, मैं बचपन से याद हूं। आधे सड़क पर चलते थे, आधे मिट्टी कादों में चलते थे, और कोई ट्रक अगर सड़क से उतर जाए तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता था। यह स्थिति थी। घंटों लगते थे। गाड़ी के आगे बैलगाड़ी है या बैलगाड़ी के आगे गाड़ी है, कोई पता नहीं चलता था। एक ही बराबर की स्पीड होती। आजकल हमको लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे में आ जाऊंगा, मैं 5 घंटे में आ जाऊंगा। मैं बोलता हूं कैसे आ जाओगे? अब तो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और 5 घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे। ये बदलता उत्तर प्रदेश है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये भी हम सबको याद रखना चाहिए और समझ करके चलना चाहिए। मित्रों, इस बार का जो बजट आया तो हमारे विरोधियों ने कहा ये इलेक्शन बजट नहीं है। मित्रों, हम देश की सेवा के लिए बैठते हैं, हम इलेक्शन बजट नहीं देते। लेकिन 60 लाख नौकरियां 1 साल में पैदा करने का व्यवस्था इस बजट में की गई है। 60 लाख नौकरियां प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए खर्च, 25,000 किलोमीटर की सड़क 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनने का लक्ष्य तय किया। उसी तरीके से 80 लाख नए घर बनने के लिए 48,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और उसी तरीके से 3 करोड़ 80 लाख घरों में जल पहुंचाना है, उसके लिए 60,000 रुपए की व्यवस्था 1 साल के लिए की गई है। ये आपको याद रखना चाहिए। और उसका प्रमुख हिस्सेदार उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को उसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश और इस विकास के काम में हम जुड़े हैं। मित्रों, आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचा दी है। उत्तर प्रदेश 10वें नंबर से छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर आ गया है। अब एक बार मौका और दो, सबसे नंबर 1 पर खड़ा होगा उत्तर प्रदेश। इस बात को हमको याद रखना है, इस बात को हमको पूरा करना है। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि 5 साल में 10 नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में बने हैं। 5 साल के अंदर 77 नए कॉलेज बने हैं। 5 साल के अंदर 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और लगभग 4.5 लाख नौकरियों की व्यवस्था हुई है। और मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, आपको बताना चाहूंगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज 59 मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। इसलिए राष्ट्रवाद और विकासवाद आज
5 लोगों से किसी चैनल वाले ने वोट देते हुए पूछा मुद्दा क्या है, तो सब ने कहा, चैनल वाले ने कहा पार्टी का नाम मत लेना, लेकिन तुम बताओ कि तुम वोट किसको करोगे। उस 5 में से 4 ने कहा विकास को हम मुद्दा मान करके विकास को वोट देंगे, और विकास का मतलब भारतीय जनता पार्टी, यही उसका मतलब निकलता है, यह हमको समझना चाहिए। और एक व्यक्ति ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट देंगे, यानी कानून व्यवस्था के लिए देंगे, और दोनों की चिंता मोदी जी और योगी जी उनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी कर रहे हैं, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो परसों हमारा लोक कल्याण का जो संकल्प पत्र आया है, वह संकल्प पत्र गरीबों को समर्पित है, युवाओं को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, शिक्षा को समर्पित है, स्वास्थ्य को समर्पित है, विकास को समर्पित है, आर्थिक विकास को समर्पित है, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को समर्पित है, और बच्चों की शिक्षा को, मौलिक शिक्षा को, उसको समर्पित है। हर दृष्टि से उस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके साथ साथ यह भी उसमें तय किया है कि हम विकास तो करेंगे ही, मेट्रो तो लाएंगे ही, रेल तो लाएंगे ही, लेकिन गरीबों के लिए सस्ते में भोजन की व्यवस्था, अन्नपूर्णा भी करेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को एक तरीके से आतंकवाद, गुंडागर्दी, माफिया राज, इससे भी मुक्त रखेंगे। और इसके लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ये देवबंद में भी बनाएंगे, रामपुर में भी बनाएंगे, बहराइच में भी बनाएंगे, हमारे अन्य प्रांतों में बनाएंगे, ताकि कोई भी आतंकवादी घटना न घटे, कोई भी गुंडागर्दी की घटना न घटे, और कोई भी गुंडा ये हिम्मत न कर सके, किसी बहू बेटी को बुरी नजर से देखने की हिम्मत न कर सके। वो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है और करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए इन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं बहुत सी बातें आपके सामने विकास की दृष्टि से रख सकता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सब सर्वांगीण विकास हो, महिलाओं का विकास हो, दलितों का विकास हो, वंचितों का विकास हो, हमारे समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्तियों का विकास हो। इस विकास के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, ये भी हमको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो। आपको जानकर के खुशी होगी कि योगी जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखा है। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दंगा मुक्त रखा, एक भी दंगा नहीं हुआ। और अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200। मुजफ्फरनगर में 93 लोग मारे गए थे, 93 लोग। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अखिलेश की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है, वह एक जाति को और धर्म को विशेष ध्यान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रशासन नाम की चीज नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, और लगभग 50,000 लोग उस समय डिस्प्लेस हुए, 93 लोगों की जानें गई। ये मुजफ्फरनगर का दंगा था। उसी तरीके से याद करिए कैराना, 60 परिवार पलायन कर गए, कोई पूछने वाला नहीं था। दुकान बेच गए, घर बेच गए, मकान बेच गए, सब कुछ छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। क्यों? बहू बेटियों को बचाना था, इसलिए उनको कैराना छोड़ना पड़ा। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में वापस वो 60 परिवार आकर के फिर से बसे हैं कैराना में, और कोई पलायन नहीं हो रहा है। ये दंगा मुक्त, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। बताइए, इस उत्तर प्रदेश को भय मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? भय मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? माफिया राज से मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? गुंडागर्दी से मुक्त रखना है कि नहीं रखना है? विकास के साथ युक्त रखना है कि नहीं रखना है? मित्रों, ये आप समझिए
विकास का नाम, राष्ट्रवाद का नाम, हर एक का ख्याल रखने का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और मुझे किसी ने कहा गुंडा राज, मैंने कहा गुंडा शब्द तो बड़ा छोटा शब्द है। सपा और गुंडागर्दी ये तो एक साथ जुड़ा हुआ काम है, ये तो पर्यायवाची है। सपा का कार्यकर्ता हो और गुंडा ना हो, ये संभव नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन मित्रों, और मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि मेरे आरोप को नोट करें। गुंडा शब्द तो हल्का शब्द है, ये तो आतंकवादियों के संरक्षक हैं। मेरा आरोप है, ये आतंकवादियों के संरक्षक हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जो आतंकवाद से संलिप्त थे। और मैं यहां बैठे हुए तमाम जनता के लोगों को और साथ में हमारे मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा, तथ्यों समेत नोट कर लीजिए। 2007 में, मई 2007 में गोलघर बम कांड हुआ था गोरखपुर। गोलघर गोरखपुर बम कांड, सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था। इस बम ब्लास्ट में यूपी पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाई। एनआईए ने उस समय, मैं उस संगठन का भी नाम आपके सामने लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा, उस समय जो संगठन था, उस संगठन ने हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और इंडियन मुजाहिदीन, इसके दो लोग, एक का नाम था तारिक क्वास्मी, तारिक क्वास्मी, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। ये दो लोग पकड़ाए थे इस बम ब्लास्ट के कारनामे में। यूपी पुलिस ने नहीं पकड़ा, एनआईए ने पकड़ा। बाद में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, केस चला। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने आजम खान के कहने पर यह केस विड्रॉ किया, यह केस को वापस लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप केस वापस नहीं ले सकते हैं, यह कानून के दायरे में आता है। केस चला। आज तारिक कासमी जो है वह आजीवन कारावास में है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री एक बम ब्लास्ट करने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने का काम किया था, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं दूसरी घटना बताता हूं। तारीख है 31 दिसंबर 2007, उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 राइफल से गोलियां दागी गई, अटैक हुआ था। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 7 2007 31 दिसंबर कितने मारे गए थे? 7 जवान। 7 माताओं की कोख सूनी हुई, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हुए, किसी ने सुध नहीं ली। एनआईए ने उस समय एक शहाबुद्दीन नाम के सज्जन को पकड़ा। यह शहाबुद्दीन बिहार का रहने वाला था और यह लश्कर-ए-तौयबा का कमांडर इन चीफ था। इसको पकड़ने के बाद 7 लोग गिरफ्त में आए। इसके खिलाफ भी केस विड्रॉ करने की सिफारिश ये अखिलेश जी ने की। हाई कोर्ट ने केस को विड्रॉ करने से मना कर दिया। 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बतौर मुख्यमंत्री शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। अखिलेश जी ने क्या शपथ ली होगी? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ये आतंकवादियों की रक्षा करेंगे। और मित्रों, मैं ये आपके सामने बोल रहा हूं, मैं ये आरोप लगा रहा हूं कि इस तरीके से सरकार चलाने वाले लोगों को, क्या ऐसे लोगों को सरकार में बैठाओगे? ऐसे लोगों को बैठाओगे? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, ऐसे लोगों को बैठाओगे क्या? मित्रों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए
जब रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? क्या होगा घर का हाल? क्या होगा उत्तर प्रदेश का हाल? इसलिए मित्रों, यह चुनाव सिर्फ भार्गव जी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सिर्फ रामकिशन जी का चुनाव नहीं है, यह रामकिशन जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकास और शांति लाने का चुनाव है। इसको भी हम दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये विकास के लिए हर तरीके से उत्तर प्रदेश में जो काम होगा उसको भी बढ़ाएंगे और मिश्रिक को नया मिश्रिक बनाने के लिए नैमिष में जो काम चल रहा है उसको पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये बड़ा फोकस होकर के काम करते हैं। यहां मुझे पता चला कि जंगल में बहुत आग लगती थी, तो उसके लिए आपने फायर ब्रिगेड के काम को भी बढ़ाया, उसका ऑफिस भी लेकर के आए और उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस तरीके से काम किया, इसके लिए काम में जुटते हैं। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं सिर्फ एक ही अपील करने आया हूं। बहुत परिश्रम से उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में मोदी जी के आशीर्वाद से और योगी जी के मेहनत से और रामकिशन जी के काम से हम कर पाए हैं। इसको संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने भविष्य की चिंता करना ये आपकी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी सदा विकास के साथ खड़ी रहेगी, मिश्रिक के विकास के लिए खड़ी रहेगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ मुट्ठी बीच के बोलिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।